Welcome to our online class of Biology class 8 and 9. We will continue chapter number 7, Bioenergetics, and this is our lecture number 2. Our topic is energy currency in living organisms. In our home, we store energy in batteries when electricity is available from usual source, or when light energy is available, we capture it by solar plates. This energy of battery then it's utilized at the same time of power shutdown, load shedding. Living organisms also have similar type of system to store energy. This energy is stored in a special molecules called androgen triphosphate (ATP). In organism, energy is liberated during any oxidation reaction. This energy is utilized by molecules called androgen diphosphate to form a bond with phosphate. As a result, the ADP becomes ATP. Energy of oxidation is now stored in ATP. हमारे घरों में जो एनर्जी होती है, जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आम वसाइल से मौजूद होती है, हम उसे बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। और जब हमारे घरों में लाइट नहीं होती तो हम ये स्टोर शुदा एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो सोलर प्लेट्स के ज़रिए हम सोलर एनर्जी को स्टोर करके बैटरियों में जमा कर लेते हैं और लोड शेडिंग के वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जानदारों में भी इसी किस्म का इंतज़ाम होता है कि ये जो एनर्जी है ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स में ज़ख़ीरा होती है, यानी स्टोर होती है। ये मॉलिक्यूल एंडोजीन ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। जानदारों में जो तवानाई है वो ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान खारिज होती है, और ये एनर्जी एंडोजीन डाइफॉस्फेट में डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इस्तेमाल करके फॉस्फेट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह एटीपी मॉलिक्यूल जो है बनता है और ये तवानाई एटीपी में स्टोर हो जाती है। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है जिसमें थ्री मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फेट के, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं देखें एटीपी में, और इस तरीके से दो डाइफॉस्फेट में हो रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी भी निकल रही है। The amount of energy stored is 7.3 kilocalories per mole. This stored energy is ATP will be utilized by living organism by performing any type of work, example transport of molecules against the concentration gradient. The energy is now become free liberated by breaking ATP molecules. ATP gives ADP plus P plus energy 7.3 kilocalories per mole. So the formation of ATP is endogonic energy intake process, and breakdown of ATP is exergonic energy liberating process. एनर्जी की वो मकदार जो स्टोर होती है वो तकरीबन कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। एटीपी में स्टोर की हुई एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ काम अंजाम देती है। मसलन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन मुखालिफ सिम्त में हरकत के लिए इस तवानाई का जो होता है वो खराज जो होता है वो एटीपी की सूरत में बॉन्ड के टूटने से होता है। इसी तरह एटीपी का बनना एंडोगोनिक अमल कहलाता है, और टूटना उसको हम एक्सरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the fundamental process in which basic organic molecules and oxygen are produced for all biomolecules in living organisms. This process is carried out by chlorophyll-containing organisms like plant, algae, some protozoa, and some bacteria. What photo means? Light, and synthesis means to prepare. Plants utilize simple inorganic molecules, carbon dioxide and water, which react by using light energy in the presence of pigments like chlorophyll to form glucose and oxygen. Photosynthesis वो फंडामेंटल प्रोसेस है, यानी एक बुनियादी अमल है जिसमें जानदार और बायोमोलिक्यूल्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑक्सीजन पैदा होते हैं। ये अमल क्लोरोफिल जिनमें मौजूद होता है, जिन जानदारों में, जैसे पौधे हैं, अल्जाए हैं, प्रोटोजोआ हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं, इन सब में क्लोरोफिल मौजूद होता है। इन जानदारों में होता है फोटोसिंथेसिस।
फोटो का मतलब लाइट है और सिंथेसिस का मतलब है तैयार करना। पौधे जो है अपनी इनऑर्गेनिक मरकबात जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का पिगमेंट की मौजूदगी में रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इक्वेशन देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में भी देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है लाइट एनर्जी में क्लोरोफिल की मदद से क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये वाटर का फॉर्मूला है और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है और ऑक्सीजन। ठीक है, ये इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Chlorophyll is a green pigment found in the chloroplast of the plant cell. It captures a specific part of visible light only. Therefore, it is not a reactant but absorbs energy needed to drive the reaction. In other words, photosynthesis converts light energy into chemical energy. क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। ये सिर्फ विजिबल लाइट के खास हिस्से को जब्त करता है और इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस का अमल है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। The fundamental molecules produced during photosynthesis is simple sugar, that is glucose. Glucose utilized in the most of the metabolism of plant to produce secondary products like starch and other polysaccharides. Plants also use carbohydrates to form fats, proteins and other chemicals like nucleic acid. This glucose is also used in respiration as reactants to produce energy for the metabolism of living organisms. फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होने वाले बुनियादी मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल शुगर है जो ग्लूकोज है। पौधों में जो रिएक्शन होता है उसमें ज़्यादातर ग्लूकोज इस्तेमाल होता है जो कि सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाने के काम आता है, जिसे हम स्टार्च और दूसरे पॉलीसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड पौधे यानी चिकनाई और ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज जानदारों में मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी पैदा करने के लिए होने वाले रेस्पायरेशन में भी इस्तेमाल होता है। आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है और उससे ग्लूकोज बन रही है और ये ग्लूकोज आप देखें स्टार्च में भी हो रही है, रेस्पायरेशन में भी इस्तेमाल हो रही है और सीड्स फ्रूट्स के में भी इस्तेमाल हो रही है और इसका इस्तेमाल आप देख सकते हो इसी ग्लूकोज का इस्तेमाल जो है वो किसी फॉर्म्स में हो रहा है। डिफरेंट फॉर्म्स आपको दी हुई है यहाँ पे। प्लांट्स आर नॉट only the organism which depend on photosynthesis, but animals, heterotrophs also depend on phototrophs. These organisms utilize the molecules of phototrophs as food molecules. If an animal is herbivorous, it feeds directly on plants. If an animal is carnivorous, it depends on those animals which feed on plants. These feeding sequences and relationships are called food change. सिर्फ पौधे ही वो जानदार नहीं है जो फोटोसिंथेसिस पर इन्हिसार करते हैं, बल्कि एनिमल्स भी जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो भी फोटोट्रॉफ्स पर इन्हिसार करते हैं। ये जानदार जो है वो ऐसे जानदारों के मॉलिक्यूल्स यानी ग़िज़ाई मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हैवान सब्ज़ी खोरे तो बराह पौधे बहैसियत ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर एक इंसान जो है वो कार्निवोरस है यानी गोश्त खोरे तो वो उन एनिमल्स पर इंहिसार करेगा जो सब्जी खोर होंगे। खाना खाने की ये तरतीब और ये ताल्लुक जो है हम उसको क्या कहते हैं, फूड चेंज भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस इज ओनली द प्रोसेस which produces free oxygen by splitting water. This oxygen is utilized by all living organisms for respiration to produce energy for metabolism. Without oxygen, living organisms cannot survive. Through photosynthesis, quantity of carbon dioxide and oxygen in nature is maintained by plants. During photosynthesis, plants fix carbon dioxide and release oxygen in environment. Carbon dioxide has a property to absorb heat of the sun. If its quantity increases in environment, there will be increase in an environment temperature on the earth called global warming. Photosynthesis keeps the quantity of carbon dioxide maintained in
environment that is indirectly keeping the concentration of carbon dioxide to maintain the temperature of Earth. दूसरे लफ्ज़ों में जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो पानी को स्प्लिट कर कर ऑक्सीजन पैदा करते हैं। स्प्लिट कहते हैं तोड़ना। ये ऑक्सीजन जो है इस रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होकर मेटाबॉलिज्म के लिए तवानाई पैदा करती है, यानी एनर्जी निकालती है, और ऑक्सीजन के बगैर जानदार जिंदा नहीं रहते। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे कायनात में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार को एक खास सतह पर बरकरार रखते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत यह है कि वो सूरज से हरारत को जब्त करती है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए तो ज़मीन पर दर्जा हरारत में भी इजाफा हो जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फोटोसिंथेसिस माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम सतह पर बरकरार रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिलवास्ता तौर पर ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिकदार ही ज़मीन का दर्जा हरारत को बरकरार रखने का बाइस बनता है। आज का टॉपिक हम यहीं पर ही इफ्तिताम करते हैं। अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।